प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अधीन जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में दंड प्रक्रिया से बचने के लिए भाग जाता है और वह राज्य जब उसकी वापसी की मांग करता है जिसमें दंड प्रक्रिया से वह बचना चाहता है, तो दूसरा राज्य उस राज्य की प्रार्थना पर उसे वापस कर देता है। किंतु वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पहले राज्य की विधि के अधीन अभियुक्त सिद्ध हो चुका हो और उसे उसके मामले पर विचारण का अधिकार होना चाहिए। प्रत्यर्पण के सिद्धांतों का विकास समस्त राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने की भावना से हुआ और कोई भी अपराधी दंड के बिना न रह जाए, इसलिए ग्रोशियस ने कहा कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि या तो वह अपराधी को स्वयं दंड दे या ऐसे राज्य को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। किंतु राज्यों के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऐसा कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम भी प्राप्त नहीं होता। तो सामान्य रूप से प्रत्यर्पण का दायित्व द्विपक्षीय संधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है और कभी कभी ऐसी संधि न होने पर भी राज्य अपने अधिकार का आदित्यजन्य करके अपराधी को उस राज्य द्वारा मांग किए जाने पर लौटा देता है। लौटाने से पूर्व राज्य अपने यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा आश्वस्त हो जाता है और मांगे जाने वाला व्यक्ति यथार्थ में अभियुक्त है और दंड का अधिकारी है, ऐसा वो निश्चित कर लेते हैं। प्रत्यर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी है, लेकिन सामान्यतः यदि हम कहें तो जब कोई व्यक्ति एक देश में भीषण अपराध करके उसके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है, तब पहले देश की प्रार्थना करने पर दूसरे देश को उस अपराधी को सौंपना होता है। अर्थात प्रत्यर्पण एक राज्य द्वारा अन्य राज्य को उस व्यक्ति का समर्पण है जो उस राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाए तथा जो अन्य राज्य के प्रदेश के भीतर किसी अपराध करने का दोषी ठहराया गया हो। स्टार्क ने इसकी एक परिभाषा दी है कि प्रत्यर्पण को ऐसा समर्पण माना है इन्होंने जिसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिस पर प्रार्थना करने वाले राज्य के प्रदेश में इसके कानून के विरुद्ध किए गए अपराध का अभियोग है अथवा उसे दंडित या अपराधी ठहराया जा चुका है। ओपनहाइम ने भी कहा कि प्रत्यर्पण ऐसे अभियुक्त अथवा दंडित व्यक्ति को ऐसे राज्यों को सौंपना है जिसके प्रदेश में उस पर अपराध करने का आरोप है अथवा जहां उसे दंडित किया गया है। यह प्रार्थना ऐसे राज्य से की जाती है जहां अपराधी इस समय विद्यमान है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्पण से तात्पर्य अपराधी को लौटाना है। अपराधी को उस राज्य को लौटाया जाता है जहां उसने अपराध किया है। प्रत्यर्पण एक जटिल कानूनी प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है और प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। चुंगची चेउंग बनाम राजा के मामले में न्यायालय ने इस बात को प्रकट किया है। तो अब हम देखेंगे कि प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों है। प्रत्यर्पण की आवश्यकता कई कारणों से समझी जा सकती है, जैसे अपराधी को दंड देने की इच्छा। सामान्यतः तो अधिकांश राज्यों में ये इच्छा पाई जाती है कि भीषण अपराध करने वाला अवश्य दंडित होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भीषण अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है तो उस देश से लाकर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपराधी को दूसरे देशों से लाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर धर्म तेजा के मामले में यह स्पष्ट है कि भारत सरकार उन पर मामला चलाना चाहती थी और उनके इंग्लैंड से प्रत्यर्पण के उपरांत ही यह संभव हो सका। फिर जिस देश के कानून को अपराधी ने भंग किया है
वहीं साक्षी उपलब्ध करवाना। वही राज्य अपराधी पर समुचित मुकदमा चला सकता है जिसके कानून को उसने भंग किया हो। जहां अपराध किया जाता है वहां अपराधी के विरुद्ध आवश्यक गवाही या साक्षी सुगमतापूर्वक उपलब्ध की जा सकती है। प्रत्यर्पण से भयंकर अपराधी भी भयभीत रहते हैं, ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भयंकर अपराध करता है और पड़ोसी देशों में भागकर कानून से बच तो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप अपराधों में वृद्धि होगी। किंतु यदि अपराधी को यह मालूम रहे कि दूसरे देशों में भागने पर भी प्रत्यर्पण संभव है, तो वह अपराध करके कानून से भागने का असफल प्रयास कम ही करेगा। इसी तरह प्रत्यर्पण एक व्यावहारिक समस्या का समाधान भी है। मूल रूप से एक व्यावहारिक समस्या का समाधान इसलिए है क्योंकि प्रत्येक राज्य सामान्यतः यह सोचता है कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। यदि विदेश में जहां वह भाग गया है अभियोग चलाया गया तो निर्णय होने तक साक्ष्यों को वहां नहीं रोका जा सकता। साक्ष्यों को दूसरे राज्यों में रोकना बड़ा कठिन है। व्यय साध्य तथा असुविधाजनक होगा ऐसा करना। अतः अपराधी का प्रत्यर्पण आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक समझा भी जाता है। इसके विकास की बात हम करें तो 19वीं शताब्दी से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। इससे पूर्व प्रत्यर्पण का अस्तित्व अपवाद के रूप में था। ग्रोशियस ने 1625 में कहा था कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि विदेश में अपराध करने के बाद उसकी सीमा में आने वाले व्यक्ति को या तो दंडित करे या फिर जिस राज्य में अपराध किया उसे सौंप दिया जाए। बेटल ने भी 1758 में हत्यारों और चोरों का प्रत्यर्पण बेटल में भी होता था। इससे पूर्व अपराधी को अपना देश छोड़कर भागने का साहस नहीं होता था क्योंकि यातायात के साधनों का नितांत अभाव था। 19वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का एकदम विकास हुआ और देश के अपराधियों को दूसरे देश में भाग कर जाना सरल हो गया। ऐसी स्थिति में अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए राज्यों में प्रत्यर्पण संधियां होने लगी। सबसे पहले 1833 में बेल्जियम ने प्रत्यर्पण कानून बनाया और उसके बाद तो जैसे इसके विकास की लाइन ही लग गई। 1870 में ब्रिटेन में प्रत्यर्पण संबंधी कानून बना और इसका संशोधन 1873, 1895, 1906 और 1932 में हुआ। ब्रिटिश भारत में अपराध करने वाले व्यक्ति देशी रियासतों में से भाग जाया करते थे। अतः भारत में 1870, 1881 तथा 1903 में इसके विरुद्ध आवश्यक कानून भी बनाए गए। डिकिंसन ने बहुत सही कहा है, यदि हम इस प्रत्यर्पण को समझना चाहें तो वो कहते हैं, जब आधुनिक राज्य पद्धति का विकास हुआ और यातायात के साधनों की वृद्धि हुई तो अपराधों को रोकने के लिए सभी राज्यों में असहयोग अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था। इसके लिए भगोड़े अपराधियों के समर्पण की व्यवस्था विभिन्न राज्यों की द्विपक्षीय संधियों द्वारा की गई और प्रत्यर्पण का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य और पारस्परिक संधियां ही इसके मुख्य आधार हैं। तो जैसा कि स्पष्ट होता है इस परिभाषा से कि कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना हुआ जिसके आधार पर प्रत्यर्पण किया जा सके। प्रत्यर्पण उन देशों के बीच में होता है जिन देशों ने इस विषय को लेकर आपस में संधियां की हुई होती है। तो अधिकांश देश यह चाहते हैं कि उनके यहाँ अपराध करने के बाद यदि कोई भगोड़ा है दूसरे देश में चला गया है तो वो उसे दंडित करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्यर्पण की संधियां करना स्वीकार करते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संधि पर आधारित होती है और बदली हुई परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से संबंधित विशेष संधियां आवश्यक बन गई और सामान्य प्रत्यर्पण संधियां करने की दिशा में व्यापक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। तो सारे देश ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी है उसको दंडित किया जाए। यह प्रत्यर्पण संधियां दो प्रकार की होती हैं। पहली प्राचीन अथवा संस्थापक प्रकार की संधियां
जो ऐसे अपराधों की सूची प्रस्तुत करती है जो प्रत्यर्पण के योग्य हैं। दूसरी, आधुनिक संधियाँ, जिनमें इस प्रकार के अपराधों की सूची नहीं होती, वरन सामान्य रूप से उन सभी मामलों में प्रत्यर्पण की व्यवस्था की जाती है जहां सभी संबंधित राज्यों में अपराध दंडनीय है। तो ये दो तरह की प्रत्यर्पण संधियां की जाती है और अपराध का संधि में उल्लेख भी आवश्यक होता है। तो अनेक क्या है कि द्विपक्षीय संधियां होने से पूर्व राष्ट्रों के समाज के सदस्य भगोड़े के समर्पण को अपना कानूनी कर्तव्य नहीं मानते थे। वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार प्रत्यर्पण को आवश्यक बनाने वाला अपराध वह है जो या तो संधि में विशेष रूप से सम्मिलित किया गया हो अथवा संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार अपराध माना जाता हो। आजकल अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों से परे किसी प्रत्यर्पण के अधिकार को नहीं मानता। यह संभव है कि एक राज्य स्वेच्छा से अपराधी का समर्पण कर दे, किंतु ऐसे समर्पण की मांग का कानूनी अधिकार और इसे स्वीकार करने का कानूनी कर्तव्य केवल तभी माना जा सकता है जब इस संबंध में संधि की गई हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी मत के अनुसार संधि के अभाव में भगोड़े को समर्पित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्य प्रत्यर्पण की संधियों एवं व्यवहारों पर ही निर्भर नहीं करते, वरन इसके लिए वे स्वयं व्यवस्थापन करते हैं। इस हेतु विभिन्न राज्य विशेष राष्ट्रीय कानून भी बनाते हैं जिनमें ऐसे अपराधियों का उल्लेख भी करते हैं और जिसके अंतर्गत प्रत्यर्पण की मांग स्वीकार की जाती है। बदले में इस प्रकार की मांग की जा सकती है। ये कानून प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का भी नियमन करते हैं और इन्हीं कानूनों के आधार पर प्रत्यर्पण की संधियां की जा सकती है। सन 1833 में बेल्जियम ने, 1870 में ब्रिटेन ने, 1962 में भारत ने इसी प्रकार के प्रत्यर्पण संबंधी राष्ट्रीय कानून पारित किए हैं। जिन देशों में प्रत्यर्पण संबंधी कानून नहीं होते और वहाँ का लिखित संविधान इसकी व्यवस्था नहीं करता, तो सरकार अपनी स्वेच्छा से इन संधियों को संपन्न करती है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून में मतभेद भी उपस्थित हो सकता है, जबकि प्रत्यर्पण संधि के अनुसार प्रत्यर्पण आवश्यक हो किंतु राष्ट्रीय कानून प्रत्यर्पण का विरोध करता हो। पहले दिनों के मामले में ये बात प्रकट हुई थी। जहाँ कई दोनों कानूनों के बीच संघर्ष हो, वहाँ प्रत्यर्पण संधि के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि प्रत्यर्पण की मांग करने वाले राज्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार। तो इस तरह से स्पष्ट है कि प्रत्यर्पण संबंधी राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्पण की मांग किस तरह से की गई है और दोनों के बीच में क्या व्यवस्थाएं की गई है वो ज़्यादा मायने रखती है। धन्यवाद।